देखिए स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 8 जो है उसका टॉपिक भी आप देख सकते हैं बोर्ड पर, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक पे काफी कुछ हद तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सेक्शन डिपेंड है। अगर आप ये टॉपिक समझ लेते हो तो मैं बोलता हूं आपको क्या क्या फायदे होंगे। आप अगर ये टॉपिक समझ लोगे तो आपको कैलोरीमेट्री पूरे के पूरे चैप्टर में हेल्प मिलने वाली है। ये टॉपिक समझने पर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नाम का एक टॉपिक आएगा जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ये समझने में मदद करेगा। ना ये टॉपिक सिर्फ केटीजी में मदद करेगा बल्कि आपको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री इन दोनों टॉपिक में भी हेल्प करने वाला है। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत छोटे तरीके से आपको बोर्ड्स की बुक में मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी छोटी छोटी बातें ऐड कर दूंगा जो आपको फायदा देने वाली है, जिसकी मदद से आप रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उस एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। चाहे वो महाराष्ट्र सीईटी हो, चाहे वो नीट की एग्जाम हो, चाहे वो जेईई मेंस की एग्जाम हो, इन तीनों एग्जाम में इक्वली ये बातें आपकी हेल्प करने वाली है। तो आइए समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए आप एक एग्जांपल को समझिए कि आपके पास में मैंने दो बॉल ले लिए हैं। दोनों बॉल का मास 1 किलोग्राम मैंने यहां पर रख दिया है। एक बॉल बनाया मैंने आयरन का, दूसरा बॉल बनाया मैंने आयरन का। दोनों बॉल का मटेरियल सेम है, दोनों बॉल का मास भी सेम है और दोनों बॉल को इनिशियली मैं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रख रहा हूं और रूम टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस होती है। ये इनिशियल टेम्परेचर आपके पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूं, किसी मैकेनिज्म से इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं और इसका टेम्परेचर में कितना कर देता हूं, 127 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं। मेरा एक प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों से, ध्यान से देखना और मैं जब पूछूं तो इसका जवाब देना। जवाब यह देना कि इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है, तो आप बोलोगे 37 माइनस 27। ना 37 माइनस 27, तो इसका टेम्परेचर जो चेंज आया सर वो 10 डिग्री सेल्सियस से आया। अब यहां इसके टेम्परेचर की चेंज की बात करता हूं। 127 से 27 चेंज जो आया है, बताओ कितने डिग्री सेल्सियस से आया? सर बोले 100 डिग्री सेल्सियस से आया। एक क्वेश्चन पूछूं, ज्यादा चेंज किसका हुआ है? ज्यादा चेंज टेम्परेचर में किसका आया है, ए का या बी का? टेम्परेचर में ज्यादा चेंज ए का आया या बी का आया? तो आप कहने वाले बी का आया है। तो ज्यादा एनर्जी किसको लगने वाली है? सर बोले वो बी को लगने वाली है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना होता है उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना होता है उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। अब मैं एक छोटा चेंज लाता हूं कि मैं 1 किलोग्राम लेता हूं और ये आपके सामने 10 किलोग्राम ले लेता हूं। ये 27 और इसे मैं 37 कर देता हूं। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से कर देता हूं। मतलब सर ए बॉल लिया मैंने 1 किलोग्राम का और बी बॉल लिया मैंने 10 किलोग्राम का। ए को भी बनाया आयरन से और बी को भी बनाया आयरन से। ए को बनाया आयरन से, बी को बनाया आयरन से। एक का वेट है, एक का मास है 1 किलोग्राम और एक का मास है 10 किलोग्राम। दोनों का टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर रहा हूं। तो बताइए ज्यादा एनर्जी किसमें लगने वाली है? कॉमन सेंस से जवाब दो। सर बोले ज्यादा एनर्जी जिसका मास ज्यादा होगा उसमें लगने वाली है। आप समझ गए? जिसका मास ज्यादा होता है उसमें एनर्जी ज्यादा लगने वाली है। बराबर बात है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दो तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा आ जाने वाला है। सो मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो इससे लिख सकता हूं ms डेल्टा थीटा। इसे sp लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। sp को क्या कहते हैं? sp को कहते हैं m डेल्टा थीटा। sp को क्या कहते हैं? तो sp को कहते हैं प्रिंसिपल हीट। इसको नाम क्या देते हैं? प्रिंसिपल हीट। और प्रिंसिपल हीट का एक और नाम देते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों समझना, प्रिंसिपल हीट को एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो प्रिंसिपल हीट दैट इज कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा। इसे कहा जाएगा डेल्टा Q मतलब किसमें मेजर किया जाता है? जूल, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, या ऐसे मेजर किया जाएगा जूल, किलोग्राम, डिग्री केल्विन, क्योंकि केल्विन चेंज इन टेम्परेचर है। सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो इसे लिखा जाएगा अर्ग ग्राम डिग्री सेल्सियस और इसे लिखा जाएगा अर्ग ग्राम डिग्री केल्विन। अच्छा, इसको कैलोरी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो इसे लिखा जाएगा कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस और या इसे लिखा जाएगा कैलोरी ग्राम डिग्री केल्विन। बच्चों वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप निकालने जाएंगे, सो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मिलती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर।
बात करें आइस की, तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्टीम की मिलती है 0.47, जिसे नियरली इक्वल टू 1/2 लिखा जाता है, दैट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो प्रिंसिपल हीट को ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी बता सकते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों से कि मास को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है? क्या केवल मास किलोग्राम में होता है? क्या केवल मास ग्राम में होता है? सर बोले केवल मास ग्राम और किलोग्राम में नहीं होता। ग्राम और किलोग्राम के साथ साथ मास सर मोल के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सर आप मास को ग्राम और किलोग्राम के साथ साथ किस में एक्सप्रेस कर सकते हो? सर मोल में भी कर सकते हो। बराबर बात है, मोल में कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपने यहां मास के प्लेस पे मोल ले लिया होता था, नंबर ऑफ मोल, तो यहां एन थीटा आता था। यहां एन अगर आता था तो आप यहां लिखते थे एन, और यहां कैपिटल एसपी नहीं लिखते थे, यहां पर कैपिटल एस लिखते थे, कैपिटल एस। और कैपिटल एस को क्या कहते थे? कैपिटल एस को कहते थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते थे? ये लिख लेना बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट अलग जाती थी, जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल डिग्री केल्विन, ये इसकी यूनिट निकाले जा सकते थे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसपी एंड एस, इसे कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक है ग्राम और दूसरा कौन सा है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलिए ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन समझ लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया एसपी कितना होता है, वो होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ये मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट है, ये मैं कह देता हूं ऐसे Q अपॉन N डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों का रेशियो ले लेता हूं, एसपी अपॉन एस Q अपॉन M डेल्टा थीटा, Q अपॉन N डेल्टा थीटा, Q के कैंसिल, N डेल्टा थीटा कैंसिल, 1/m अपॉन 1/n, इसे लिख सकते हैं आप n/m। तो sp अपॉन s कितना आ जाता है? n/m आ जाता है। अच्छा, n क्या कहलाता है? तो n कहलाता है नंबर ऑफ मोल। n क्या कहलाता है बच्चों? सो n कहलाता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? सो नंबर ऑफ मोल इज डिफाइंड एज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज डिफाइंड एज मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। सो प्रिंसिपल हीट अपॉन मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल n अपॉन स्मॉल m, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन 1, स्मॉल m कैंसिल, 1 अपॉन कैपिटल M, 1 अपॉन 1, ये आ गया 1 अपॉन कैपिटल M। sp अपॉन कैपिटल S इक्वल टू 1 अपॉन m, या कैपिटल S इक्वल टू आ गया MSP। तो हम इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो ध्यान से, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है? कौन से मास के इक्वल? मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एसपी को कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक और नाम होता है जिसे नाम दिया जाता है प्रिंसिपल हीट। प्रिंसिपल हीट। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी। अच्छा देखिए, सॉलिड के लिए जब हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो जो सॉलिड के लिए चेंज आता है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम में कंसिडरेबल चेंज नहीं होते हैं। सॉलिड के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में कंसिडरेबल चेंज नहीं होते हैं सॉलिड के लिए, या उन्हें बहुत कम माना जा सकता है। लेकिन जब मैं गैसियस सब्सटेंस की बात करता हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए। हां, जब मैं गैसियस सब्सटेंस की बात करता हूं तो गैसियस सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर के साथ में चेंज होने वाले दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। उसके लिए दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम यहां पर दो तरह से प्रेशर और वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे। पहली होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर m ग्राम गैस,
पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल गैस। तीसरा हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर के प्लेस पे लिख देते हैं वॉल्यूम, कौन सी ग्राम गैस, एम ग्राम गैस। और फोर्थ नंबर का हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन मोल गैस। कितनी गैस हो जाएगी, एन मोल गैस। तो चलिए हम बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एम ग्राम गैस होगा, ऐसे छोटे सीपी से बताते हैं, और इससे बताते हैं कैपिटल सीपी से। कांस्टेंट वॉल्यूम या कह लीजिए तो आप इसे ज्यादा अच्छा ऐसे एसपी बता दें, एसपी प्रिंसिपल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे लिख दीजिए एसवी, प्रिंसिपल हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे लिखेंगे कैपिटल सीवी। इसे कहा जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, मोलार, मैं इस यहां पे लिख देता हूं एसपी, एसवी, सीपी और सीवी, कंफ्यूजन ही ना रहे। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे लिखने का एक और तरीका, प्रिंसिपल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे मैं प्रिंसिपल हीट के टर्म में लिख देता हूं, प्रिंसिपल हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसे मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल हीट, या मोलर हीट लिख देते हैं, मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और बोलो इसे क्या लिखा जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप इसे लिख लीजिए, एक एक करके सारी बातें डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एम ग्राम सब्सटेंस के लिए। वापस से वही वाली बात, मान लीजिए मैं छोटे से चेंज के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं और मैं गैसियस सब्सटेंस की एनर्जी में चेंज को डीयू से बता रहा हूं। डीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास सप्लाइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की मैंने, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण स्मॉल टेम्परेचर में चेंज हुआ, डीटी से बता रहा हूं मैं। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया तो ये डीटी लिख दिया, डीयू इक्वल टू आ गया आपके पास में एस पी बी एम डी टी। एस पी को लिखा जा सकता है डीयू अपॉन कितना, एम डी टी। सेम मैंने लिख दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखा और एम ग्राम सब्सटेंस लिया। अब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, एन मोल सब्सटेंस लिया, तो वापस देखो ध्यान से, थोड़ा सा एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया, हल्का सा एनर्जी प्रोवाइड किया। एनर्जी प्रोवाइड किया कितने मोल को, एन मोल को। तो हल्का सा एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण चेंज, छोटा सा टेम्परेचर में चेंज आया। अब दोनों को कंबाइन किया, डीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनडीटी, डीयू को लिखा जा सकता है एन सीपीडीटी। सीपी कैन बी रिटर्न डीयू एन बाय डीटी, ये आपके पास में निकल कर आ जाता है। सेम प्रेशर कांस्टेंट रखा, उसके प्लेस में मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं। छोटा सा चेंज एनर्जी का एम मास सब्सटेंस के लिए, छोटे से चेंज के कारण छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को कंबाइन किया तो एम डी टी आता है। आप इसे लिखते हैं तो आप इसे लिखते हैं एस वी एम डी टी लिखते हैं, और आप इसे लिख सकते हैं एस वी इक्वल टू डी यू बाय एम डी टी। यू कैन राइट डाउन दिस डी यू बाय एम डी टी। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, एन मोल ले लिया आपने, एन मोल लिया तो छोटा सा एनर्जी प्रोवाइड किया, एन मोल एनर्जी को, छोटे से एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर आया, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। डी यू डायरेक्टली कंबाइन किया, एन डी टी आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एन सी वी डी टी निकल कर आता है। सी वी आता है 1 अपॉन एन डी यू बाई डी टी। तो अगर आपने 1 मोल ले लिया तो सी वी आएगा डी यू बाई डी टी, ये ध्यान रखिएगा। फॉर 1 मोल सब्सटेंस सी वी इक्वल टू डी यू बाई डी टी। बच्चों 2 से 3 बात मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं, ये बात आपको मैं केटीजी में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। मैं अभी यहां पे जो बता रहा हूं वो केवल फॉर्मूला मेथड बता रहा हूं और आपको वही याद रखना है, उसी से आपका काम बन जाएगा। सीवी के 2 फॉर्मूले होते हैं, सीवी और सीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला समझ लेना, गामा, गामा जो होता है इसे एक नाम देते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट नाम देते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट नाम देते हैं, और गामा का मीनिंग होता है सीपी बाय सीवी। आप ये ध्यान रखना, गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी और सीपी इक्वल टू गामा इंटू सीवी। मैं एक फॉर्मूला और याद करवा रहा हूं, सीवी का फॉर्मूला होता है
F/2R। अच्छा, यहां F कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम CV CP निकाल लेते हैं और गामा भी निकाल लेते हैं, गामा की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो मैं गैस की बात कर रहा हूं। तो गैस कौन कौन से तरह के गैस हो सकते हैं? तो गैस मॉलिक्यूल हो सकते हैं मोनोएटॉमिक, गैस मॉलिक्यूल हो सकते हैं डायटॉमिक, गैस मॉलिक्यूल हो सकते हैं ट्राइएटॉमिक, और गैस मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक लीनियर एंड ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, दोनों तरह के हो सकते हैं। फिलहाल ये मत सोचना कि F का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं इसको पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर पढ़ाया जाएगा। यहां एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि F कुछ तो भी फॉर्मूला होता है और वो कैसे निकाला जाता है। चलिए समझते हैं, पहले पूरी टेबल देखिएगा ध्यान से, ये टेबल आपको समझ में आती जाएगी और आपको काम बनता जाएगा। मैंने कहा गैस मॉलिक्यूल कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ए मतलब होता है एटॉमिसिटी, बी मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, और F का फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल है 3a-b। CV का गामा का फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, 1 + 2/f होता है। आपको याद रखना है, गामा अभी बताया मैंने एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। CV का फॉर्मूला क्या होता है तो अभी बता दूं मैं आपको, CV का फॉर्मूला होता है F/2R, F/2R, F/2R फॉर्मूला होता है। और CP का फॉर्मूला क्या होता है तो गामा इंटू CV होता है, ये ध्यान रखिए, गामा इंटू CV होता है। देखो मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक लीनियर गैस, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, समझने पे ध्यान देना। मोनोएटॉमिक गैस में ए एटॉमिक एटोमिसिटी 1, 2 एटम है 2, 3 एटम है 3, 3 एटम है 3। बी का मतलब क्या होता है, तो यहां बच्चे बी का मतलब बॉन्ड समझ लेते हैं। बी का मतलब बॉन्ड नहीं होता, बी का मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये किसी के साथ में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, 0। इसका रेस्ट्रिक्शन 1 है, 1। इसके 2 रेस्ट्रिक्शन है, उसके 3 रेस्ट्रिक्शन है। 3a - b, 3 × 1 -0 3, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, 3 × 3 = 9, 9 - 2 7, 3 × 3 = 9, 9 - 3 कितना आता है आपके पास में 6। गामा होता है 1 + 2/f, 1 + 2/f मतलब 2/3। आप सॉल्व करते हैं आपको 5/3 मिलता है। 1 + 2/5 आप सॉल्व करते हैं आपको 7/5 मिलता है। 1 + 2/7 आप सॉल्व करते हैं आपको 9/7 मिलता है। 1 + 2/6 आप सॉल्व करते हैं तो आपको 1 + 1/3 दैट इज 4/3 मिलता है। ये ध्यान रखिए। नाउ CV कैसे निकालेंगे, तो CV वापस से वही वाली बात, F 3/2R, फिर ये कितना 5/2R, फिर ये कितना 7/2R, फिर ये कितना 6/2R। गामा इंटू CP, तो गामा कितना है 5/3 इंटू 3/2R, 3 से 3 कैंसिल 5/2R। अच्छा ये कितना है, गामा कितना है 7/5, 5/2R, ये कैंसिलेशन 7/2R। अच्छा ये कितना है गामा, गामा है 9/7, 7/2R, 7 से 7 कैंसिल 9/2R। लास्ट में ये कितना है 3R, गामा कितना है 4/3, और ये कितना है 3R, 3 से 3 कैंसिल कितना आ जाता है 4R आ जाता है। सो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। अब फाइनल कन्वर्जन एक बार फिर से देख लीजिए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। गामा क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, CP/CV से निकालते हैं। गामा का फॉर्मूला आपको क्या करना है फिलहाल याद करना है, कितना 1 + 2/f। f कैसे निकालते हैं 3a - b से। a क्या होता है एटॉमिसिटी, 1 एटम A1 है, 2 एटम 2 है, 3 एटम 3 है, 3 एटम 3 है। d मतलब बॉन्ड्स नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन 1 ही होता है, रेस्ट्रिक्शन 1 ही होता है। तो बॉन्ड से रेस्ट्रिक्शन का संबंध नहीं है। 1 रेस्ट्रिक्शन 0, यहां पे 1 रेस्ट्रिक्शन 1, 2 रेस्ट्रिक्शन 2, यहां 3 रेस्ट्रिक्शन 3, 3a - b, तो 3 × 1 -0 ये आ जाता है 3, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5। अब देखो 3 × 3 = 9, 9 - 2 कितना आता है 7, 3 × 3 = 9, 9 - 3 कितना आता है तो वो 6 आता है। अब देखिए यहां पर गामा 1 + 2/f, 2/f, f कितना है 3, तो 1 + 2/3 5/3, 1 + 2/f, f कितना है यहां पे चेक करो 5, 7/5, 1 + 2/f, f कितना है 7, तो 1 + 2/7 9/7,
1 + 2/6 4/3, ये आपके पास निकल कर आ गया। अब देखो एक चीज और पूछी जाती है कि सीवी को मैंने आपके सामने एक्सप्रेस किया और सीपी को एक्सप्रेस किया, तो ये दो फॉर्मूले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, महाराष्ट्र सीईटी के अंदर, निट के अंदर, जेडबल मेंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं। मैंने अभी बताया कि सीवी का फॉर्मूला आपको याद रखना है F/2R होता है और सीपी का याद रखना है गामा इंटू सीवी रहता है। मैंने अभी बोला था गामा इक्वल टू 1 + 2/f रहता है, तो मैं F/2 को रिप्लेस करना चाहता हूं, गामा -1 2/f, F/2 1 गामा -1 आता है। तो F/2R मतलब क्या, R/गामा -1, ये किसके इक्वल हो गया, ये सीवी के इक्वल हो गया। सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया गामा इंटू सीवी, सीपी गामा इंटू R अपॉन गामा -1। बच्चों ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे गए, फॉर्मूला सीवी R अपॉन गामा माइनस सीपी गामा R अपॉन गामा -1, और CP/CV एक बार फिर रेशो निकाल के देख लो, CP/CV तो ये क्या आता है, CP/CV आपके पास में गामा निकल कर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद भले ही नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताई, आपके काम की बातें हैं। अभी देखिए, अब ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन देखिए। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट व्हाट प्रेशर की हम बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने बताया था du इक्वल टू, आपके पास एक रिलेशन था du/dt 1/m ये देखिए, ये नहीं था, ये था रिलेशन आपके पास du इक्वल टू m sp/dt, sp इक्वल टू था 1/m du/dt। अच्छा, सेम रिलेशन आपके पास में cp निकल कर आया था, cp 1/m du/dt। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो sp/cp कितना आ जाएगा, 1/m 1/m du/dt, 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 du/dt कैंसिल, sp/cp 1/m इंटू n/1, ये आ जाता है आपके पास में। सो sp/cp क्या लिख सकते हैं आप लोग, sp/cp, दिस इज sp, दिस इज cp, 1/n, n मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू 1/m, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को मैंने बताया, लिखते हैं मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये ग्राम में आता है, ये m से m कैंसिल हो गया आपके पास में, तो sp/cp का जो रेशियो आता है 1/m आता है, या cp आता है आपके पास में m इंटू sp। अच्छा, cp आ गया, वैसे cv आएगा m इंटू sv। सो हम कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मोलार मास मल्टीप्लाई बाय ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू m मतलब मोलर मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए बच्चों, इस वीडियो के बाद में सीपी और सीवी से रिलेटेड जो बातें हैं काफी हद तक आपको समझ में आएगी, और इस वीडियो का असली एप्लीकेशन जो कि नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और कैलोरीमीटर इन दोनों के अंदर होने वाला है, उस कैलोरीमेट्री टॉपिक के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही काम का टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से नोट्स बनाएं, जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो के साथ साथ उस वीडियो के नोट्स भी आपकी कॉपी में जरूर पॉइंट आउट करें।